यहाँ उपस्थित साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा में आए थे और श्रद्धांजलि सभा जिनको भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, वे फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के एक अग्रणी योद्धा थे। इसलिए ये सवाल आज हम लोगों के सामने उठ गया है एक बार फिर से कि फासिज्म के खिलाफ लड़ाई को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, कौन उसके प्रेरक ताकत होंगे, कैसे वो आगे बढ़ेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। इन सब चीजों पर चर्चाएं लगातार चल भी रही हैं। बहुत सारे लोग इस पर सोच भी रहे हैं और रास्ता भी कुछ निकल रहा है, लोग लड़ाई में भी उतरे हुए। मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखूंगा। 2-3 चीजों पर मैं केंद्रित कर रहा हूं बस। पिछले आप देख रहे हैं 1 सप्ताह से संसद नहीं चल पा रहा क्योंकि वहां पर अदानी को लेकर कोई बहस नहीं हो सकता। सरकार एडमिट है कि नहीं, इस पर हम बहस नहीं कर रहे। इसलिए ये कोई विपक्षी लोग वॉकआउट कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं, ये बात नहीं है। सरकार ही उनको रोक रही है कि नहीं, इस पर आप बहस नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सरकार की कमियां कमजोरियां या हाल फिलहाल में अदानी को लेकर के अमेरिका में जो अमेरिका ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, अरेस्ट का वारंट जारी किया, इस पर भी कोई बहस नहीं करना चाहता। संभल की घटना पर कोई बहस नहीं करना चाहता, जहां अल्पसंख्यकों की खुलेआम हत्याएं की जा रही है, उस पर भी कोई बहस नहीं करना चाहता। पूरे देश में, खास करके यूपी में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर वो कोई बहस नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इस पर कोई बहस नहीं होने देना चाहता। तो ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? फासिज्म का इतना नंगा रूप आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ये जो मिली जुली सरकार के जो घटक है एनडीए के, वो भी इन सवालों पर चुप है, कहीं कोई नहीं बोल पा रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये आप बताने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि फासिज्म का तो आपके यहाँ आप देखिए क्या क्या फासिज्म का रूप है, कैसे क्या होना चाहिए। ये आजकल आम चर्चा का विषय पूरे देशव्यापी पैमाने पर बना। हम लोग इन रूपों को देख रहे हैं और इनसे लड़ने का उपाय भी ढूंढ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ 2-3 पुरानी चीजों को याद दिलाता हूं। आप देखिए, अभी भी भीमा कोरेगांव केस के बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं और जो लोग छूटे हैं, बंबई हाईकोर्ट से छूटे हो, सुप्रीम कोर्ट से जहां से भी छूटे हैं, उनके बारे में स्पष्ट है कि छूटने के समय जज ने यह कहा कि इनके ऊपर कोई आरोप बनता ही नहीं। भाई, जब कोई आरोप नहीं बनता है, आप उनको छोड़ रहे हैं, तो इतने दिनों तक कि वो जेल में रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, बहुत बड़ा सवाल है ये। कुछ लोग तो जेल में ही उनका इंतकाल हो गया, स्टेशवानी चले गए, और भी कुछ लोगों की हालत खराब हो गई, कुछ लोगों को छोड़ा बाहर हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं। ये तमाम चीजें, इस पर हम लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये हमको तय करना है। इस पर हमको आंदोलन में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, ये हमको तय करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके साथ ही आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सीए आंदोलन के दरमियान, आज से 3-4 साल पहले की बात है, उमर खालिद, गुलफिशा, इस तरह के कई लोगों को जेल में बंद कर दिया। कई बार उनके जरिए अपील की गई जमानत की, न तो जमानत दिया गया, न
बनता नहीं। तो जब एक के ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, आप पकड़ के जेल में रखे हुए हैं, है ना, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसको भी तो उनको शिनाख्त करना चाहिए किसका जिम्मेवार कौन है, क्यों नहीं छोड़ा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीज अब आम घटनाएं बन चुकी है। जज खुलेआम हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, जज बने हुए हैं और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बारे में आप लोगों ने सुना, कुछ जज सरकार के साथ मिली भगत किए हुए, ये उजागर है, हर जगह उजागर है। लेकिन यही सरकार संविधान को बचाने की जब बात होती है, कहते हैं हम तो सबसे बड़े उसके रक्षक हैं, अम्बेडकर के सबसे बड़े फॉलोअर हम हैं। तो अब आपको ये समझाने की मैं समझता कोई जरूरत नहीं है कि अम्बेडकर के सबसे बड़े रक्षक कौन है, संविधान को कौन बचाने। कल परसों कल बात हुआ है लोकसभा में, आज भी बात हो रहा है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे संविधान के ऊपर। कल फिर 17-18 के शायद राज्यसभा में इस पर बात होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम चीजों पर बात हो रही है, हर लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसकी लड़ाई कहां से शुरू होगी, अब कैसे हमको लड़ाई करनी है, तो ये हम लोगों को गंभीरता के साथ इस पर विचार करना होगा। दूसरा कोई उपाय इसमें नहीं, कोई उपाय नहीं है। जनता से घनिष्ठ संबंध बनाइए, उनके मुद्दों को उठाइए, उस पर आंदोलन की योजना तैयार कीजिए और आंदोलन पर बैठिए, तब आप फासिज्म का विरोध कर सकते हैं, तब सरकार को आप धक्का दे सकते हैं, डरा सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव होगा तब चुनाव में धांधली होगी, ये बात सर्वविदित है, ईवीएम का घोटाला होगा, ये बात भी सर्वविदित है। और जहां ये सब नहीं होगा, नहीं हो सकता है, वहां पैसे से चुने हुए प्रतिनिधियों का खरीद फरोख्त भी होगा। इसीलिए जितने औजार हो सकते हैं अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए, वो तमाम औजारों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और इसके लिए उनको अदानी अंबानी जैसे लोग पैसे देते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको कमर कसना है। ये बोलने का बात नहीं है, सिर्फ लिखने से भी नहीं होगा, तो कहीं बोलने ऐसे नहीं होगा। आंदोलन के लिए आपको अपनी योजना बनानी होगी, आपको लड़ना होगा, आपको पदयात्रा निकालनी होगी, हिंदुत्व का जो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं उसका विरोध करना होगा। अगला मैंने पिछले बात में एक जिक्र किया था, 25 में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का 100वां वर्ष और आरएसएस के गठन का भी 100वां वर्ष। तो ये दो विचारों की जो लड़ाई है, जो अपने 100 वर्ष के अवसर पर इन दोनों विचारों की लड़ाई को आपको कहां ले जाना, इसमें स्वाभाविक बात है कि ये लड़ाई अगर आप सही ढंग से लड़ेंगे तो फासिज्म परास्त होगा। ये संकल्प आज आपको लेना होगा। आप इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हमारे गोपाल नायडू जी ने पूरे देश में सांस्कृतिक आंदोलन को एक धारा बना देने, जनता के आंदोलन के साथ जोड़ देने की एक योजना बनाई थी। ये योजना लागू नहीं हुई। हमारी पार्टी भी पूरे देशव्यापी पैमाने पर एक आंदोलन की योजना बना रही है। हिंदुत्व को एक्सपोज करना होगा, सरकार के
देश का इतिहास है कि बड़े बड़े आंदोलन का निर्णय सड़कों पर हुआ है, संसद में नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान में रखिए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस कि इस पर गंभीरता से निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे और आगे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर छात्र और युवाओं को हम संगठित करने की कोशिश करेंगे ताकि वे फांसीवादी आंदोलन के अगुवा के तौर पर समूचे देश में आगे आ सके, इस आंदोलन को लीड कर सके, इस आंदोलन को निर्णायक दौर तक पहुंचा सके। यह हमारा संकल्प होना चाहिए और इस दिशा में हम अपने प्रयास को तेज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि इस तरह का कोई आंदोलन अगर यहाँ के साथी, यहाँ के दोस्त, यहाँ के कॉमरेड बनाते हैं तो हम उसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी। अंतिम तौर पर मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कम्युनिस्ट होने के नाते निश्चित तौर पर जैसा कि बात अभी आई भी है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जितने अम्बेडकरवादी ताकते हैं, दलित ताकते हैं, कम्युनिस्ट ताकते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम भी हमको करना है। इसका नेतृत्व हमको करना है। हाँ, अगर हम इसका नेतृत्व करेंगे तो इन्हें एक सही दिशा में ले जा सकेंगे, भटकाने की बात नहीं होगी। इसलिए यह जिम्मेवारी की हमको लेनी होगी, यह जिम्मेवारी हम कॉमरेडों को लेनी होगी और हम लोग देशव्यापी पैमाने पर इस तरह के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। हम लोग जल्द ही लेफ्ट पार्टीज की एक बैठक भी इसी महीने में करने वाले हैं इंडिया लेवल पर। उसका अंतिम रूप अभी तैयार होगा। इस सप्ताह की एक बैठक में, इस सप्ताह का एक बैठक होगी, उसमें उसका एक रूप तैयार होगा। एक तरफ वामपंथी ताकत, सोशलिस्ट ताकत, अम्बेडकरवादी ताकत और इस तरह के दलित ताकतों की एकता की जरूरत है। दूसरे तरफ महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले, आदिवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उनके जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले और कल कारखानों में काम करने वाले दैनिक मजदूरों को, रोज के मजदूरों को एकताबद्ध करने का संकल्प लेकर अगर हम उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और फासिज्म को भी परास्त करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देना। तो मैं समझता हूँ आज का यही मूल प्रश्न है और इस प्रश्न को सामने में रख के ही हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और यही हमारा अंतिम संकल्प भी होगा। यही भारतवर्ष के जनवादी आंदोलन के तमाम शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।